नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और वीडियो की शुरुआत गुड लिविंग गार्डन के साथ। तो बिल्कुल दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा इतना बढ़िया है और इस मौसम में आपके काम भी आने वाला है और आपको वो काम करना भी है। तो आज का दोस्तों हमारा टॉपिक है कि हम अपने प्लांट की ग्रोथ को ऑर्गेनिकली कैसे बढ़ाएं। और जो हमारे गर्मियों के जो प्लांट हैं, अब वो ग्रो करना शुरू हो गए हैं। उस पे मैंने एक वीडियो बनाया भी था, जो उस टाइम मेरे पास अवेलेबल था। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैं बार बार उस वीडियो में ही बोल रही थी कि सबसे बढ़िया जो हमारे गार्डन के लिए होती है, प्लांट्स को ग्रीन रखने के लिए और प्लांट्स की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। और चाहे दोस्तों हमने अपने गार्डन में फल लगा रखे हो, सब्जियां लगा रखी हो, ऑर्नामेंटल प्लांट लगा रखे हो या एवरग्रीन फ्लावरिंग प्लांट लगा रखे हो, जैसे मर्जी आपने प्लांट लगा रखे हो, इंडोर या आउटडोर, उससे बढ़िया खाद हो नहीं सकती। और बिल्कुल हम सभी को कोशिश करनी चाहिए उसको अरेंज करने की। कई बार हम ऐसी जगह पे रहते हैं, अरेंज नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी हमें ट्राई करनी चाहिए कि अब तक कहाँ से क्या जुगाड़ हो जाए और वो चीज हमें अवेलेबल हो जाए। तो बजाय कि इनऑर्गेनिक चीजों के, सबसे बढ़िया दोस्तों हमारी होती है गोबर की खाद। और कल मैंने भी अरेंज कराई ली अपने दूध वाले भैया को बोल के। और बस जब मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा हाँ मेरे पास बहुत सारी है। तो मैंने कहा मुझे बिल्कुल ऐसी चाहिए जो काफी पुरानी हो। बोले हाँ पुराने वाली भी है। तो बस फिर उन्होंने 2 कट्टे खाद के भिजवाए। लेकिन इस बात को बताते बताते मैं आपको ये भी बताऊं कि जैसे कि कुछ दिनों से बूंदाबांदी चल रही है, तो ये बिल्कुल बढ़िया 7-8 महीने पुरानी है वो बता रहे थे। लेकिन फिर भी दोस्तों, जैसे कि मॉइस्चर आ जाता है, कई बार मॉइस्चर की वजह से भी इंसेक्ट्स आ जाते हैं। तो आपने एकदम से, जैसे ही आपके पास कहीं से भी खाद अवेलेबल होती है, तो आपने एकदम से उसे यूज नहीं करना है। उसको यूज करने से पहले थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट आपको अपने घर पे लाके करना ही पड़ेगा। सबसे पहले तो उसमें से स्मेल नहीं आनी चाहिए, है ना। जैसे कि मैंने इसको गार्डन में जब फैलाया तो मुझे कोई स्मेल नहीं आई। अगर स्मेल आ रही है तो ये समझ लो कि वो डिकम्पोज नहीं है। अगर उसमें से स्मेल आ रही है किसी भी तरह की, अगर जैसे गाय के बेड़ों में से आती है और यूरिन वगैरह की स्मेल आती है, अगर इस तरह से हम डेयरी वगैरह के आसपास से गुजरे, तो वो वाली स्मेल बिल्कुल भी आपके खाद में से नहीं आनी चाहिए। और दूसरा, उसका कलर एक फ्रेश जो खाद होती है उससे बिल्कुल अलग होगा। ये देखो, आप ब्लैक ब्लैक पाउडरी फॉर्म में है ये थोड़ी सी आपको जुड़ी जुड़ी भी ऐसे लग रही है, क्योंकि मैं जैसा कि मैं बता रही हूँ कि 3-4 दिन पहले हल्की फुल्की बरसात हो रही है और रेगुलर होती जा रही है। तो जब एक ढेर बना होता है कहीं पे भी, तो थोड़ा सा उसका सूखना ही मुश्किल हो जाता है। तो बिल्कुल अगर आपके पास जगह है, मैंने जैसे गार्डन में फैला ली है, मैं यही यूज करूंगी इनको गमलों में, और गार्डन में जो बचेगी फैला दूंगी इसको। लेकिन जब भी आप इसको लेके आए, अगर आपके पास गार्डन भी नहीं है, तो अपनी छत पे पहले इसको अच्छे से फैला लें। इसको कम से कम 4-5 दिन की धूप लगाएं खाद को, ताकि इसमें कोई भी बैक्टीरिया अगर पनप रहा है, कोई भी कुछ भी इसमें अगर किसी भी तरह का इन्फेक्शन वाले अगर इसमें कोई भी कीटाणु है, तो वो मर जाएं, डिस्ट्रॉय हो जाएं। और दूसरा दोस्तों, कई बार जो हमारी खाद होती है उसमें जो वीड्स होते हैं ना, उनके भी सीड होते हैं, तो वो भी डिस्ट्रॉय हो जाने चाहिए, ताकि हम जब इसको डालें तो किसी भी तरह की जर्मिनेशन ना हो अपने आप से। तो सबसे पहले तो आपने इसको आके अपने गार्डन में खूब अच्छी धूप लगवानी है। दूसरा, इसमें से स्मेल नहीं आनी चाहिए। और तीसरा दोस्तों, एकदम से जैसे ही आप इसको हाथ से मसलोगे तो पाउडर पाउडर हो जानी चाहिए, जैसे कि हमारी मिट्टी होती है। तो यही मतलब खासियत क्या कहूँ, यही एक पहचान होती है अच्छी खाद की। तो बिल्कुल आ जाते हैं अब इसके गुणों के ऊपर कि हमारे लिए, हमारे गार्डन में, हमारे प्लांट्स के लिए गोबर की खाद और जो भी ऑर्गेनिक खाद आप बनाते हो, कंपोस्ट वगैरह, वो हमारे गार्डन के लिए क्यों जरूरी है। आज मैं गाय के गोबर की खाद के बारे में ही बात करूंगी, क्योंकि अभी वही अवेलेबल है और स्क्रीन में भी आपको वही दिख रहा है। तो दोस्तों, गाय के जो गोबर की खाद है वो इतनी नरिश कर देती है आपकी सॉइल को। और एग्रीकल्चर के लिए, चाहे आप लार्ज स्केल पे कर रहे हैं या स्मॉल स्केल पे छोटे छोटे गार्डन बना के कर रहे हैं, तो उसमें इतनी ज्यादा हाई क्वालिटी में मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। अब आप कहोगे ये तो डिकम्पोज है, तो डेड है, ऐसा इसमें क्या होगा। तो दोस्तों, इसमें कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं गोबर की खाद में, जो कि हमारी सोइल को एनरिच तो बनाएंगे बनाएंगे,
लेकिन ये जब एक प्लांट जो है फूड लेता है सॉइल में से, उसको वो इजीली एब्जॉर्ब करने लायक बना देते हैं, ताकि न्यूट्रिएंट्स तो हैं वो ऑलरेडी सॉइल में, आप बड़ा ध्यान रख रहे हो, लेकिन गोबर की खाद में जो बैक्टीरिया होती हैं वो प्लांट्स को जो इनटेक करने होते हैं मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स, उनको वो एब्जॉर्ब करने लायक बना देते हैं। और कई बार दोस्तों हम फ्रेश जैसे काऊ डंग मैन्योर हमें कहीं से अवेलेबल हो जाता है, तो हम बिना सोचे समझे उसको हम यूज कर लेते हैं अपने प्लांट्स के ऊपर, तो उसके नुकसान भी अब सुन लो। तो उससे क्या नुकसान होता है दोस्तों, इसमें एक हाई अमोनिया तो आपको पता ही है, होगा ही होगा अगर यूरिन वगैरह की स्मेल है उसमें। लेकिन दूसरा दोस्तों, इसमें एक बैक्टीरिया, क्या कहूँ, पैथोजन बोलते हैं उसको, ई कोलाई नाम का एक पैथोजन होता है। तो अगर वो प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं तो वो हमारी सेहत के लिए भी नुकसानदायक है और हमारी सोइल के लिए भी नुकसानदायक है। तो इसलिए कभी भी फ्रेश काउडंग मैन्योर या बिना डिकम्पोज हुए कभी भी यूज नहीं करते। उसका कारण यही है। तो अगर डिकम्पोज हुआ होता है तो सारे के सारे जो भी बैक्टीरियाज होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, या जो हमारी सेहत के लिए हानिकारक बैक्टीरिया है, वो सब मर जाते हैं। और बिल्कुल फिर आपका जो वो काउडंग मैन्योर है वो ऐसे काम करता है कि जैसे कि एक बड़ा हाई लेवल का मॉइस्चर कंटेंट जो है वो भी आपकी सोइल में ऐड होगा, और दूसरा नाइट्रोजन, फोस्फोरस, पोटेशियम की मात्रा जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है आपकी सोइल के लिए, वो तो बढ़ेंगे बढ़ेंगे। और जो स्मॉल स्केल पे मिनरल्स हमारे प्लांट्स को चाहिए, उसकी भी पूरी भरपूर मात्रा होती है, और इतनी होती है कि आपके प्लांट खराब भी नहीं होंगे। कई बार गलती से इनऑर्गेनिकली अगर हम यूज करते हैं कोई भी खाद या फर्टिलाइजर, तो कई बार हमसे मात्रा जो है ज्यादा या कम भी हो जाती है, तो हमारे प्लांट खराब होने की सिचुएशन में आ जाते हैं। लेकिन अगर इसकी मात्रा थोड़ी बहुत ज्यादा या कम भी होगी तो आपके प्लांट बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे, और आपकी सोइल दोस्तों इतनी एनरिच हो जाएगी कि आपके प्लांट की ग्रोथ कोई देख के आपको नजर आ जाएगा कि वाकई में ही। और तो देखो कोई है ना, है नहीं कि आप किस तरह से चेक करोगे, सिर्फ आपको प्लांट की ग्रोथ देख के ही पता लगेगा कि अब आपके प्लांट इतने बढ़िया से चल रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी सॉइल बहुत बढ़िया है। और इस वक्त मिलाना इस खाद को क्यों जरूरी है, क्योंकि आगे आने वाले टाइम, गर्मियों का टाइम आने वाला है, और हमारे जो सोइल में थोड़ी देर मॉइस्चर रहना भी चाहिए। तो गोबर की खाद जो है वो सोइल में जो आपकी रूट्स हैं उनकी एरेशन को भी बढ़ा देती है, ताकि हमारी रूट्स भी सांस ले सकें, हमारी मिट्टी को भी थोड़ा लाइट बनाती है, और जो आप मॉइस्चर अपने प्लांट्स को देते हो उसको भी वो होल्ड करके रखती है। और दूसरा, इसमें इतने सारे तो न्यूट्रिएंट्स ही हैं। अब आते हैं दोस्तों, इसमें जो गोबर की खाद है वो इतने अच्छे अच्छे बैक्टीरिया होते हैं कि जो आपकी सोइल में इन्फ्यूज होके बहुत लंबे पीरियड तक आपकी सोइल को एनरिच बना के रखते हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे कमेंट ऐसे आते हैं कि हमारे जो लार्ज स्केल पे लोग काम करते हैं कि हमारे यहाँ एसिडिक सोइल है, काफी एल्कलीन है। तो दोस्तों मैंने उसके बारे में काफी स्टडी किया, फिर मुझे पता लगा कि सिर्फ आपके पास एक ही ऑप्शन है। देखो, केमिकल तो यूज करो तो इतने लार्ज स्केल पे आप कर भी नहीं सकते, लेकिन गोबर की खाद ऐसी चीज है, एक लार्ज स्केल पे भी अगर आप बंजर जमीनों में भी अगर आप खेती कर रहे हो, तो उसको सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ये खाद आपको जहां से भी अवेलेबल होती हो। तो सिर्फ खाद के जरिए ही, इस गोबर की खाद के जरिए ही आप अपनी सोइल को एनरिच कर सकते हो, चाहे आपकी बंजर जमीन भी क्यों नहीं है। तो उससे क्या होता है, जो बैक्टीरियल फॉर्मेशन होती है एक मिट्टी को एनरिच बनाने की, वो आपकी मिट्टी में शुरू हो जाती है, और वो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए सबसे बढ़िया है। और अब तो दोस्तों आप देखने लग भी गए होगे, शायद आपको पता भी लग गया होगा कि अब तो दोस्तों हम तो चलो एक ग्रामीण प्रधान देश के लोग हैं, जहां ऐसे लोग नहीं है जो ज्यादा खेती बाड़ी करते हैं, लेकिन अब अग्रसर हो रहे हैं उन कंट्रीज के लोग। तो वहां तो ये इतनी कॉस्टली मिलती है, और अब तो इसकी पैकिंग हो के भी मतलब एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया से, और बहुत लार्ज स्केल पे अब ये बिजनेस चल पड़ा है गोबर की खाद का। और ये गोमूत्र का, इनका मतलब ये सारी चीजों की अब सप्लाई होने लगी है इंडिया से, क्योंकि यहाँ पे इस चीज की भरपूर मात्रा है।
और दोस्तों अगर जरा सा भी हम इधर उधर देखें, अगर हमें नहीं लग रहा हमारे आसपास है, लेकिन अगर आप वाकई में ही अपने गार्डन में से यूज करना चाहोगे, तो जरूर कुछ ना कुछ जुगाड़ जरूर होगा, जरूर ऐसा कोई ना कोई आदमी या मीडियम आपको टकराएगा कि जहां से आपको अवेलेबल हो जाएगी। क्योंकि जहां चाह होती है वहां राह जरूर होती है, अगर जैसा आप सोचते हो वहां कुछ ना कुछ जरूर अवेलेबल होता है। तो जैसा कि मुझे हो गया, मुझे भी नहीं लग रहा था कहाँ से लूं, कहाँ से क्या करूं। तो बिल्कुल जब मैंने दूध वाले भैया से डिस्कस किया तो उन्होंने बिल्कुल हाँ कर दी, बोले जितना मर्जी लेना है ले। तो कई बार हम पूछने में झिझक जाते हैं, कई बार हम अपने मन में ही सोच के रह जाते हैं कि नहीं ये ऐसा नहीं होगा। तो कम से कम अगर आपको कहीं से लगता है कि हाँ ये कुछ हो सकता है, तो उससे एकदम एक बार पूछ तो लिया ही करो। तो बस आज का टॉपिक दोस्तों गोबर की खाद के ऊपर ही था, मुझे लगा कि आपके साथ जरूर शेयर करूं। मैंने मंगाई है, मैं अपने प्लांट्स में डालूंगी। तो जो मेरे बहन भाई अभी आराम से बैठे हुए हैं, कुछ नहीं किया है गार्डन में, तो बिल्कुल दोस्तों मार्च अप्रैल का टाइम ही ऐसा होता है जब ठंडा गर्म मौसम मिलता है। जब भी दोस्तों दो मौसम आपस में मिलते हैं ना, वही परफेक्ट सीजन होता है अपने प्लांट्स को खाद पानी देने का। चाहे वो सर्दी से गर्मी की तरफ जा रहे हो या गर्मी से सर्दी की तरफ जा रहे हो, वही बढ़िया टाइम होता है अपने प्लांट्स को खाद देने का और थोड़ी सी गर्माहट अपनी मिट्टी में बनाने का और उस मिट्टी को एनरिच करने का। तो उम्मीद है आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। तो लग जाओ अपना जुगाड़ में, है ना, कहाँ से अवेलेबल होगा। जिनको अवेलेबल है उनके लिए तो बहुत बढ़िया बात है दोस्तों, अपने गार्डन में यूज करो और फिर इसके अमेजिंग रिजल्ट भी देखो आप, है ना। तो बस ज़्यादा से ज़्यादा फूल खिलाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा पौधों की ग्रोथ के लिए, तो ये ऑप्शन जो है गोबर की खाद का सबसे बढ़िया है। तो सोचो कहाँ से अवेलेबल होगी आपको। तो मैं अपनी बोगनविला की बेल दिखा रही हूँ आपको, देखो कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है इसमें, है ना। मैंने मिक्स एंड मैच करके 2 बेल लगाई थी। और ये दोस्तों यकीन मानिए मैंने कटिंग से ही तैयार की थी ये। और ये कोई ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ इसको, या आप ये कहो कि बहुत सारे साल हो गए होंगे तब ये बड़ी है, नहीं है। कुल 3-4 साल के प्लांट है। अब देखो कितने ज्यादा घने हो गए हैं, और घने किस लिए हुए हैं, लगातार इनकी कटाई छटाई करने से। तो जितनी आप अच्छे से अपने पौधों की धीरे धीरे हल्के हल्के से प्रूनिंग करते रहते हो, ये भी नहीं कि हार्ड प्रूनिंग हमेशा तभी करते हैं जब दो मौसम आपस में मिलते हैं, या उस मौसम के जो प्लांट की ग्रोथ होती है वो होने वाली होती है उससे थोड़े दिन पहले करते हैं, ताकि जो कटाई छटाई करके हम उसकी जो अनवांटेड ब्रांचेस हैं वो भी हटा दें। और दूसरा जो लेगेसी हैं या जो अनइवनली ग्रोथ कर रहा है, कई बार प्लांट इधर उधर से ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं, वो शेप भी हमें अच्छी नहीं लगती। तो तब आप उसकी कटाई छटाई करो, जब उसका थोड़े दिन बाद ग्रोथ का टाइम होगा तो फिर वो दोबारा से फुटाव करना शुरू कर देगा और दोबारा से आपके सुंदर सुंदर प्लांट बनने तैयार हो जाएंगे, नई नई ग्रोथ के साथ, नए नए पत्तों के साथ, और पत्तों में शाइनिंग भी बहुत होगी अगर आप इस तरह से खाद वगैरह यूज करते रहते हो ऑर्गेनिकली। और बिल्कुल दोस्तों जो मेरे बहन भाई गार्डनिंग में सब्जियां उगाने के शौकीन है उनके लिए भी सबसे बढ़िया है। तो उम्मीद है आज का टॉपिक आपको ठीक लगा होगा, कमेंट करके मुझे बताना। और बस थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स।